हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। प्री बैच दिसंबर 2023 के लिए ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें हम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स में यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं। डेली क्विज प्रोवाइड किया जाता है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ नोट्स पूरे सिलेबस के आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं साथ के साथ। सो जस्ट आपको करना क्या, एक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी आपको थ्योरेटिकल कंटेंट है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन शॉर्ट दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। दोनों पे ही आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और आपके पेपर की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। जैसे कि आपको पता, आज हमारे पेपर 2 कॉमर्स की क्लास है, जिसमें हम आज न्यू यूनिट नंबर 6 जो बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट हुए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 6। यानी ऑलमोस्ट हमारा 50% कॉमर्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब 6 यूनिट स्टार्ट हो चुके हैं। सेम वे में ऑलमोस्ट 45% मतलब 40% से ऊपर हमारा पेपर 1 का भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, जो आपके प्रीवियस एनटीए के जो यूजीसी के नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो करते हैं स्टार्ट। अप्रॉक्स 255 पेज के अराउंड हमारी यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो यूनिट नंबर 6 हमारी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स और फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के। देखो, जो प्रिंसिपल्स और फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के, ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके गोल्स हैं, आप उनको अचीव कर पाओ अच्छे से। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाओ। जितनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनको अच्छे से मैनेज किया जाए। सो इन शॉर्ट ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, वो फ्रेमवर्क के अंदर एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, अब जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये कहीं ना कहीं मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि उन्होंने फैसले किस तरीके से लेने हैं, उनकी जो जिम्मेवारियां, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्होंने किस तरीके से उनको कंडक्ट करना है। जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, वो जो ऑर्गेनाइजेशन में की एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी जो मेजर एक्टिविटीज है मैनेजर्स ने उनको किस तरीके से परफॉर्म करना है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सके, ये हमें वो बताते हैं। ठीक है, सो बिगनिंग्स हम करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है प्लानिंग। देखो, जो प्लानिंग है इसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो कि आपने करना क्या, आपका मकसद क्या है, आपका लक्ष्य क्या, अब उसको किस तरीके से अचीव करना है, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है उस टाइम पे। आपने अपने एक्शन प्लान्स बनाने हैं कि यानी अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्शन प्लान्स बनाने पड़ेंगे। इसमें आप करंट सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करोगे, उसको मद्देनजर रख के फ्यूचर के रिगार्डिंग फोरकास्ट करोगे। फिर आप फैसले लोगे कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से बेस्ट वे में, एफिशिएंट वे में एलोकेट किया जा सके। आगे आता है ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग में आप अपने रिसोर्सेज को या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है आप उनको अरेंज करते हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, यानी जितने भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। देखो, एक चीज तो मान के चलो, किसी के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, सभी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सो जितने ही आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज, जब आप उनको एक लॉजिकल वे में बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करते हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, तब आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो। ठीक है, इसका मुद्दा यही है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अचीव कर पाओ। देखो, इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिजाइन क्या होगा, क्या हर बंदे के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या उसको अथॉरिटी मिलेंगी, ये सब कुछ अच्छे से डिफाइन किया जाता है। और कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होंगे, यानी कम्युनिकेशन टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप कैसे भी होगी, फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल होगी, वो सब कुछ आप ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हो। आगे आता है स्टाफिंग। देखो, स्टाफिंग में आप क्या करते हो, आप एक्वायर करते हो जो पर्सन्स आपको चाहिए, जिन्होंने मतलब क्वालिफाइड पर्सन्स, यानी जो वर्कफोर्स है उसको एक्वायर किया जाएगा, फिर उसको डेवलप किया जाएगा और उसको लंबे समय तक रिटेन किया जाएगा। यानी इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सब कुछ आ जाता है। जो ये चीज़ें ना ये इंश्योर करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास सही टाइम पे, सही जगह पे सही बंदे हैं। अगर आपको कोई आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको स्टाफिंग का प्रोसेस दिया था, वो कहते हैं उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। देखो, सबसे पहले रिक्रूटमेंट की जाती है, यानी एडवर्टाइजमेंट्स की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज इकट्ठे किए जाते हैं जहाँ से आपको वर्कफोर्स मिल सकता है। उसके बाद फिर आप उनको छान के स्क्रीनिंग करके सिलेक्शन करते हो। जो बंदे सेलेक्ट हो गए, नेक्स्ट उनको इंडक्शन और ओरिएंटेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, हर बंदे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, नई नई जो मशीन यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें उससे मतलब उसको समझाई जाती हैं।
फिर उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है, फिर उसके बेसिस पे उसको प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर जो करना है आप कर सकते हो, और लास्ट में ट्रांसफर्स होते हैं। सो ये है प्रोसेस जो आपका स्टेजेस आती हैं आपके स्टाफिंग के प्रोसेस में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जो अपना मेजर फंक्शन, वो है डायरेक्टिंग। देखो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज। जब आप अपने जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है, जब मैनेजर्स उनको गाइड करते हैं, उनको डायरेक्शंस दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि चीज़ें किस तरीके से करनी चाहिए, यानी किस तरीके से उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएंगे, तो वो डायरेक्टिंग का फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, मतलब लीडरशिप दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज को, कम्युनिकेटिंग, एक्सपेक्टिंग, यानी क्या उनके मतलब देखो एक चीज़ मान के चलो, ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स होते हैं, और जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं वो नौकरी पे हैं, वो जॉब पे हैं, उनके अपने कुछ लाइफ के गोल्स हैं, वो पर्सनल गोल्स हो गए। अब ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने इन दोनों को अलाइन करके चलना है, यानी दोनों की चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर कोई राइज हो रहे हैं उनको रिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। लास्ट हमारा जो मेजर फंक्शन आता है वो आता है कंट्रोलिंग का। देखो कंट्रोलिंग में आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो, उसको कंपेयर करते हो जो आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, अगर तो कोई डेविएशन आ रही है, देखो अगर तो परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो मतलब डेविएशन आई है, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। सो इन शॉर्ट आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स टारगेट सेट करते हो, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, फिर अगर आपको लगता है कि भाई डेविएशंस है तो कुछ और मेजर्स को इंप्लीमेंट किया जाता है जिससे आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकेगा, ठीक है। अब आगे एक लाइन आई थी, वो कहते हैं इट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ह्यूमंस दैट दे प्लान। देखो हर बंदा प्लान करता है, ह्यूमंस प्लान, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट थी। प्लानिंग एक ऐसी कॉग्निटिव एबिलिटी है, मतलब ये दिमागी चीज है जो ह्यूमंस पॉजेस करते हैं। इसमें वो अपने गोल्स को सेट करते हैं, वो गोल्स को अचीव करने के लिए उनके क्या तरीके रहने वाले हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजीज होंगी, और फैसले लिए जाते हैं ताकि जो आपके डिजायर्ड आउटकम्स जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। अब उन्होंने आगे कहा था मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इट्स फंक्शंस, यानी मैनेजमेंट एक ऐसा सेट है प्रिंसिपल्स का जो उसके फंक्शंस के साथ बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक था। दूसरा उन्होंने कहा था मैनेजमेंट बहुत इसेंशियल है, अगर हर ऑर्गेनाइजेशन जैसी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बहुत इसेंशियल है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट्स आई थी, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट थी, ठीक है। आगे उन्होंने कहा था प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। प्लान एक ऐसा जाल है जो आपके फ्यूचर को पकड़ सकता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट थी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये हाईलाइट कर रही थी आइडिया कि जो प्लानिंग है ना वो प्रोएक्टिव प्रोसेस है, यानी जिसका एम ये है कि फ्यूचर के लिए रिगार्डिंग एंटिसिपेशंस लानी, फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लान्स बनाने, आप ताजो अपने फ्यूचर्स को शेप कर पाओ। अब ये कोई पैसिव और रिएक्टिव नहीं है, मतलब चीजें होके नहीं होगी प्लानिंग, पहले प्लानिंग की जाएगी, फिर देखा जाएगा कि चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं हो रही, तो इसीलिए इसको प्रोडक्टिव प्रोसेस कहा गया है। अब आगे जो आपके अभी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की है, ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, हेनरी फ्योल्स के अपने आएंगे, टेलर के अपने आएंगे, वो सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। देखो जो इनके डिस्टिंक्ट फीचर्स है जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी। जो आपके ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, ये फ्लेक्सिबल है, आप इनको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस या कॉन्टेक्स्ट जिसमें इनको यूज करें आप इनको अडेप्ट कर सकते हो। यानी ये तो एक देखो सिंपल सी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, मतलब जो आपकी सिचुएशन की डिमांड है, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, आप इनको उसको चेंज करके उस अकॉर्डिंग स्पेसिफिक नीड्स या सर्कमस्टांसेस जो ऑर्गेनाइजेशन की तब के टाइम पे है, आप इनको उन अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये प्रिंसिपल्स हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बड़ी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज हो, हर जहां चाहे जैसी मर्जी उसका साइज हो, जैसी मर्जी इंडस्ट्री में फॉर्म हो आपकी, या जौन सी मर्जी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जगह पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स, ये रिलेटिव होते हैं, नॉट एब्सोल्यूट। यानी ये जो करेक्टरिस्टिक है ना, ये बताती है कि जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ्स या फिक्स्ड रूल्स नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस से बने हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। यानी ये रिलेटिव होते हैं, ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन पे इम्पैक्ट डालता है, गोल्स डालते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन पे इम्पैक्ट डालती है। लास्ट आता है ये सिचुएशन पे बेस्ड है। देखो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, नो डाउट ये सिचुएशन बेस्ड हैं, इनको अलग अलग डिफरेंट जितनी भी आपको डिफरेंट सिचुएशंस आप ऑर्गेनाइजेशन में फेस कर रहे हो, ये उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि हर बंदे की, हर मैनेजर की डिफरेंट अप्रोच होती है, मैनेजमेंट टेक्निक्स अलग होती हैं, सो ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते हैं, ठीक है। मैनेजर्स को स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को असेस करना पड़ेगा, तभी वो देख पाएंगे कि कौन सा रेलिवेंट प्रिंसिपल अब वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे आती है कॉमन डिफिकल्टीज जो फेस की जाती है जब आपने डिसीजन लेते हो या डिसीजंस को इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। अब वो कॉमन, अब जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको स्टडी कर लेते हैं
देखो सबसे पहले नॉन एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, अब ये वो इंफॉर्मेशन है जो कभी यूजफुल थी ही नहीं, यानी डिसीजन मेकिंग के टाइम पे कभी उसको अप्लाई किया ही नहीं गया है, ठीक है। सो ये एक कॉमन डिफिकल्टी है। आगे आता है अनस्पोर्टिंग एनवायरनमेंट। देखो आपको आपके फैसले को सपोर्ट ही नहीं मिली, यानी आपका जो इन्वायरमेंट की कंडीशन थी वो कंड्यूसिव थी ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, सराउंडिंग्स में, जो आपके डिसीजन मेकिंग में मतलब जब आप डिसीजन ले रहे तब उसने उसको आपको सपोर्ट ही नहीं दी, यानी आपका डिसीजन बिल्कुल फेल हो गया। थर्ड आता है इनफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो सब जो डिसीजन मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो, मतलब चीज़ें आप अच्छे से बता नहीं पा रहे हो, अगला बंदा चीज़ें असली से समझ नहीं पा रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, रेसिस्टेंस हो रही है, तो आपके डिसीजंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है इनकरेक्ट टाइमिंग। देखो अगर तो आपका डिसीजन गलत टाइम पे लिया गया है, मतलब जिस टाइम पे लेना था वहां तब आपने लिया नहीं, जब नहीं लेना था तब आपने ले लिया, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको बता चुका हूँ, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यूनिवर्सल है, सिचुएशन बेस्ड है और एक्सपीरियंस से ये बनते हैं, ये कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुछ हेनरी फ्योल के। देखो हेनरी फ्योल ने ना जो मेन 4 प्रिंसिपल, मतलब वैसे उसके 14 प्रिंसिपल थे, बट ये 4 पेपर में रिपीट हुए हैं, सो पहले इनको समझ लो। डिसिप्लिन, जितना ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में, डिसिप्लिन वे में चीजें होंगी, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है। यूनिटी ऑफ कमांड, हर एक बंदे का एक ही बॉस होगा जो उसको डायरेक्शंस देगा। अगर एक बंदा मल्टीपल बंदों से डायरेक्शंस ले रहा है वो कभी काम कर ही नहीं पाएगा। इक्विटी, चाहे लड़का चाहे लड़की, यंग हो ओल्ड हो, डजंट मैटर, हर बंदा बराबर है, इक्विटी। नेक्स्ट आता है स्पिरिट ए कॉर्प्स। जो आपका स्पिरिट दे कॉर्प्स प्रिंसिपल है, ये बेसिकली टीम स्पिरिट प्रमोट करता है, चीजें जुड़ के ज्यादा अच्छे से की जा सकती हैं, हार्मनी बनी रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ही काम आती है, ठीक है। बेसिकली इसका मुद्दा यही है कि पॉजिटिव और कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करी जानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहां इंडिविजुअल्स इकट्ठा एज अ टीम काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और उनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे में ट्रस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है अलग अलग कारण के कारण। अब उन कारणों को देखो, क्यों हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, उसके रीजंस क्या है। सबसे पहले तो ये मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दे। देखो जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये तो बहुत तय, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, ये गाइडेंस और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, जिसके मद्देनजर रखते हैं, जिसको फॉलो करके मैनेजर्स अपने डिसीजंस ले सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं और रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर पाते हैं। जब ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है तो मैनेजर्स प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, कोई भी प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होता। इससे क्या होगा, जितने प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइंड होंगे, अच्छे से होंगे, उतनी ही प्रोडक्टिविटी इनहैंस हो जाएगी, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी। सो अल्टीमेटली इससे मैनेजर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। आगे टू अटेन सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली इनका एम्फोसिस यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर है ना, वो एथिकल होना चाहिए, यानी एथिकल बिहेवियर को खासी इंपॉर्टेंस दी गई है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में। ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स इंडिविजुअल्स। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऐसे ही फॉलो करो, यानी कोई भी बंदा किसी भी वे में हार्म ना हो। सो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं अपने गोल्स और जो उसके ऑपरेशंस है उनको एक ब्रॉडर सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स की तरह, उनको मतलब जो उसके अपने पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अलाइन किया जा सकता है जो आपके सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो इसमें बहुत सारी कंसीडरेशंस दी जाती है, जैसे एम्प्लॉय का वेलफेयर अच्छा है, यानी एम्प्लॉय अब कम्युनिटी इंगेजमेंट्स हो रही हैं, एनवायरमेंट सस्टेनेबल, एनवायरमेंट को तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन किसी वे में हार्म करी, और जितने भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो एथिकल है या नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती है। आगे आता है टू ट्रेन मैनेजर्स। देखो जो प्रिंसिपल्स के मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, ये ऐसा एज अ बेस फाउंडेशन, एक एज अ नींव सर्व करते हैं कि आप इस नींव पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कैरी आउट कर सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो आप फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। जब आप अपने मैनेजर्स को अच्छे से टीच करते हो, उनको प्रिंसिपल्स और थ्योरीज मैनेजमेंट की बताते हो, तो उनको बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिल जाती है, वो अब उनकी स्किल्स और एफिशिएंटली डेवलप हो जाती है, जिससे वो अब दूसरे अपने जो उनके सबॉर्डिनेट्स है, जो उनके एम्प्लॉइज है, वो उनको अच्छे से लीड कर पाएंगे। सो ये कहीं ना कहीं मैनेजर्स को कॉम्पिटेंट मैनेजर्स बनाते हैं ताकि वो अच्छे से एक फैसले ले सके और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस की तरफ ले जा सके पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट आता है इंप्रूव रिसर्च। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप रिसर्च कैरी आउट कर सकते हो फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में, यानी रिसर्चर्स अपने अलग अलग टेक्निक्स के यूज करके एप्लीकेशन और इफेक्टिवनेस जो इन प्रिंसिपल्स के वेरियस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में उनको स्टडी करेंगे। वो देखेंगे कि ये कौन सा प्रिंसिपल किस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बेस्ट फिट बैठता है, इससे नई नई इंसाइट्स मिलेंगे, नई नई थ्योरीज बनेंगी। सो रिसर्च कहीं ना कहीं अगेन मैनेजमेंट नॉलेज को आगे
आगे और एक और आगे लेवल लेके जाने में कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट आता है टू कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो जो अफेक्टिव मैनेजमेंट है इसमें आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दो रिसोर्सेज है, मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो अगर ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर मतलब इफेक्टिवली आप मैनेज करोगे तो जो ह्यूमंस हैं जिन्होंने मटेरियल रिसोर्सेज चुने हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही एफिशिएंटली यूज होंगे। सो एट द एंड आपको दोनों रिसोर्सेज को अच्छे से इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करके यूज करना है। सो ये चीज को किस तरीके से किया जाएगा ये आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताएंगे, वो आपको बताएंगे आपने किस तरीके से अलाइन करना है अलग अलग रिसोर्सेज, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है, आपका वर्क फ्लो एफिशिएंट होना चाहिए, टीम वर्क कैसे लाना है, अपने एसेट्स की यूटिलाइजेशन कैसे करनी। सो ये चीज एट द एंड आपको हेल्प करती है, आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अच्छे से अचीव कर सकते हो और जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगेन फिर आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार इसकी अलग फॉर्म है, ये आप देख लेना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है एक्सटर्नल। देखो अब ये ना जो स्टाफिंग में एक जब मैंने आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बताया था उसमें रिक्रूटमेंट दो तरीके की होती है, एक इंटरनल होती है एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट ये होती है जब आप अपने ही एम्प्लॉयज़ के कोई रिश्तेदार कोई उनके भाई बंधुओं को हायर कर लेते हो, मतलब जब आपको इंटरनल रेफरेंसेस मिलती है। जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तब होती है जब आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन बंदों को हायर किया जा सकता है। देखो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की अपनी एडवांटेजेस हैं, जैसे आपको सबसे पहले तो न्यू स्किल्स मिलेंगी, माइट भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी बंदे के पास वो स्किल ना हो जो नए बंदों के पास होंगी, बाहरले बंदों के पास नए टैलेंट्स आएंगे, नए एक्सपीरियंसेस आएंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी से जो अब सरकार बनाती है कि आपने इतना कोटा रखना है वुमेन के लिए या आउट माइनॉरिटी क्लास के लिए, वो पूरा कर पाओगे। रिसेंटमेंट नहीं होगी, जेलसी नहीं होगी, हार्ट बर्न नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत सारे अनगिनत फायदे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। लीडिंग कंट्रोलिंग में आपको बता चुका हूं। अब एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था जो आपका मैनेजमेंट फंक्शन है, जिसका मतलब उन्होंने साथ के साथ आपको मैनेजमेंट का नाम भी बता दिया था कि मैनेजमेंट का काम क्या, आपने दूसरे बंदों से चीजों को किस तरीके से गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स उसको सीक्वेंस में अरेंज करो। देखो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो। ठीक है, फिर स्टाफिंग की जाएगी, फिर कोऑर्डिनेटिंग की जाएगी, फिर डायरेक्टिंग की जाएगी और लास्ट में कंट्रोलिंग की जाएगी। मतलब मैं इनको आपको बता चुका हूं, सो इनका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आप समझ लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये पढ़ लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं की मैनेजरियल पर्सोनल, जिनको KMP के नाम से जाना जाता है। देखो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो आपके की मैनेजरियल पर्सोनल्स हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले आते हैं बस CEO, जिन्हें आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हो। अब ये टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, पूरी कंपनी की ओवरऑल मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग, यानी पूरी कंपनी इनके अंडर होती है। फिर आते हैं होल टाइम डायरेक्टर। ये वो डायरेक्टर है जो पूरी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, यानी पूरा का पूरा समय ऑर्गेनाइजेशन में डिवोट करेंगे और कंपनी में डिवोट करेंगे, और इनकी बहुत सारी कंपनी को मैनेजमेंट को लेकर सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फिर आता है आपका कंपनी सेक्रेटरी। ये एक सीनियर ऑफिशियल है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितनी भी स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है जो कंपनी ने, जो कॉर्पोरेट ने फुलफिल करनी है, ये वो कॉर्पोरेट कंपनी टाइम पे फुलफिल करे और एक प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कंपनी मेंटेन करे। लास्ट में आता है मैनेजर। अब ये वो बंदा है जो जिसके पास मैनेजमेंट पावर्स है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कंपनी की, इसने ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही मेंबर होता है, यानी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसके स्पेसिफाई करते हैं, उसको चूज करते हैं। इसका काम ही है चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द मैनेजर। अब आगे ना एक पेपर में क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्पेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय पर्सोनल। उन्होंने आपको अलग अलग पर्सोनल्स दे दिए थे। ठीक है, वो कह रहे थे देखो अब हर ये एक तो चीज क्या है कि हर पर्सोनल कोई ना कुछ टाइम तो डिवोट करेगा ही ऑर्गेनाइजेशन में। वो कह रहे थे जब एक पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम स्पेंड करता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, यानी वो बंदा सबसे पहले रखो जो सबसे कम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में डिवोट करता है, और वो बंदा बिल्कुल एंड में रखो जो सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करता है। देखो फोरमैन यानी ये सबसे कम, ये वो बंदा है, यानी ये ऑप्शंस आपको गिवन थी। अब फोरमैन वो बंदा है जो सबसे कम अमाउंट ऑफ टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेंड करता है, क्योंकि ये तो काम करना है, इसने डिसीजंस नहीं बनाने, इसका एडमिनिस्ट्रेशन से इतना लेना देना नहीं, इसके व्यूज जरूर लिए जाते हैं बट इसका इतना कुछ लेना देना नहीं होता। फिर आता है वर्क्स मैनेजर, यानी वर्क्स मैनेजर अगर हम कंपेयर करें फोरमैन से, उससे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है,
जो वर्क्स मैनेजर है ना, ये इसका काम क्या है, ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस हो रहे हैं ये उसको देखेगा, उसको एडमिनिस्टर करेगा वर्क्स या प्रोडक्शन फैसिलिटी में, यानी प्रोडक्शन फैसिलिटी को डायरेक्टली वर्क्स मैनेजर चेक करता है। फिर आता है जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर का जो स्कोप है ना, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वर्क्स मैनेजर से बढ़ जाती है। अब ये सारे डिपार्टमेंट्स को देखता है, यानी इसका कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितना ये टाइम स्पेंड करता है वो वर्क्स मैनेजर से ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के, वो रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पूरी कंपनी की A to Z, हर डिपार्टमेंट, हर लेवल, पूरी कंपनी को प्रेसिडेंट अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करेगा, यानी इसका टाइम सबसे ही ज्यादा होगा एज कंपैरेटिव टू फोरमैन, वर्क्स मैनेजर और जनरल मैनेजर। लास्ट में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी ये वो बंदे हैं जिन्होंने स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस की सेट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बनानी है, गवर्नेंस को देखनी है कैसे हो रही है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, डिसीजंस लेने हैं। सो सबसे हाईएस्ट टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेंड किया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। सो इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेक्ट भी रेगुलेशंस कहते हैं, जो उसके अकॉर्डिंग, अभी ये लाइन ध्यान से सुनना, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो सिर्फ उनके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है कि उन्होंने सिर्फ साल में एक मीटिंग ही अटेंड करनी है, 3 मीटिंग्स नहीं। यानी ये चीज याद रखो, अगर कंपनी चूज है, आपको ये उन्होंने पूछा था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो कितनी मीटिंग्स उनको एसेंशियल है साल में अटेंड करना कंपनी की। सो एज पर सेबी रेगुलेशंस और कंपनी एक्ट 2013, दे आर रिक्वायर्ड टू अटेंड ओनली 1 मीटिंग इन अ ईयर, नॉट 3 मीटिंग्स। ये चीज को याद रखना। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। फिर इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डेली क्विज भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट दोनों चैनल्स को, टेलीग्राम और यूट्यूब को आप लाइक सब्सक्राइब कर लो, कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।